हेलो फ्रेंड्स। मैं राम पारिजातम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूँ इस एफपीओ को बनाने वाले डिसीजन के वीडियो में कि सर आपको एफपीओ कौन सा बनाना चाहिए। आपने हमारा सबसे पहले वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको एफपीओ के कई प्रकार बताए थे कि भारत में एफपीओ कई तरीके से बनती है। तो सर उसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पर्टिकुलरली मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देख लें तो ज़्यादा बेहतर ये वीडियो समझ में आएगी। सर एफपीओ हमने देखा था कि दो कैटेगरीज की होती हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जिसमें उद्यमिता होती है और दूसरी चैरिटी वाली जो वेलबींग के लिए बनाई जाती हैं। तो अभी हमारा इस वीडियो में जो मेजर फोकस है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली के ऊपर है, जहाँ पे पैसे की बात होती है। सर पैसे की बात होती है, चैरिटी वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। चैरिटी हमने वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटीज एक्ट 1860 और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत बनने वाली एपीओज होती हैं। अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप वाली एपीओज की बात कर रहे हैं सर, जो मेनली दो तरीके की होती हैं। एक एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये दो के से एफपीओ टाइप हो गया है, एफपीसी है, करेक्ट। तो अभी हम समझते हैं कि अपने को डिसीजन क्या लेना है कि एफपीसी बनानी चाहिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ सर समझने वाली बात क्या है कि एफपीसी का जो लॉ होता है वो बड़ा टिकलिंग लॉ है। मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग कानून है। और अगर ऑन द सेम टाइम हम प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, उसका कानून जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही सा रहता है। प्रोड्यूसर कंपनी में आप चाहें जितने बिजनेस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट के अंदर बताना पड़ता है कि हम ऐसा करेंगे। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नेचर ऑफ बिजनेस ही करती है, ठीक है। मतलब या तो वो आलू की कोऑपरेटिव होगी, प्याज की कोऑपरेटिव होगी, या मान के चलते हैं वो बकरी की कोऑपरेटिव होगी, मछली की कोऑपरेटिव होगी, करेक्ट। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। इसके अलावा अगर हम रजिस्ट्रार की बात करें, जहाँ पे अपने को जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो सर एक ही रजिस्ट्रार ऑफिस होता है प्रोड्यूसर कंपनी के लिए। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं अपनी, क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसके सर मल्टीपल रजिस्ट्रार्स होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उद्यान विभाग का रजिस्ट्रार अलग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वाला रजिस्ट्रार अलग हो गया। एनिमल हस्बेंड्री में भी उन्होंने जो है कि जो मुर्गी पालन करता है वो अलग है, जो बकरी पालन करता है वो अलग है। तो हर एक चीज़ के लिए रजिस्ट्रार्स अलग अलग हैं। और हर एक एफपीसी सॉरी एफपीओ एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आपको कितने नॉर्मली कितने मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये उस कंसर्न रजिस्ट्रार के अंतर्गत आने वाले कानून के अंदर तय होता है। फॉर एग्जांपल उद्यान के लिए 25 लोगों की आवश्यकता होती है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए शायद 27 लोगों की आवश्यकता होती है, मेरे को एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बट कुछ ऐसा ही करके है, करेक्ट। तो मल्टीपल कानून हो गए और मल्टीपल कानून को भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कानून है वो बड़ा टिकलिंग होता है। इसमें मेंबर्स नॉर्मली अगर हम ये प्रोड्यूसर वाले की बात करें तो 10 लोगों की आवश्यकता होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी और एफपीसी में भी। जब हम किसान वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो कोई अंतर है नहीं। बट यहाँ कौन आपके मेंबर हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? या तो आपके मेंबर कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा या फिर कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। बट एफपीसी में क्या हो सकता है सर, क्योंकि ये पैन इंडिया काम करती है, बड़ा स्कोप है, तो वहाँ पे आपके पास में इंडिविजुअल भी आपका मेंबर हो सकता है, ग्रुप भी मेंबर हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे आपसे अपने एफपीओ वाले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो बट मेन चीज़ क्या है कि वो प्रोड्यूसर होने चाहिए और या प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स या प्रोड्यूसर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए, करेक्ट। मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ बहुत टिकलिंग है, उसमें एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। मैंने आपको बताया लॉ कि इधर मल्टीपल लॉज चलते हैं। लॉ की यहाँ पे बेसिकली सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक सिंगल लॉ है। और चीज़ मैंने आपको बताई ऑब्जेक्टिविटी कि एक मतलब अगर आप मछली पालन का काम कर रहे हो तो उसमें मछली पालन वाली ही कोऑपरेटिव होगी, समझ रहे। बट अगर हम इसकी बात करते हैं एफपीसी की बात करते हैं तो इसमें एफपीसी बनने के बाद में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एफपीसी बनते टाइम पे हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ इशू। तो सर ऑब्जेक्टिविटी बड़ी टिपिकल है, वहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्टिव एंटिटी है और यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग की हम बात करते हैं।
सर कोऑपरेटिव में आपका जो प्रॉफिट होता है, जो डिविडेंड के फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो फिक्स होता है, करेक्ट। बट एफपीसी में फिक्स नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा बढ़िया बिजनेस करोगे उतना ही ज़्यादा आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। जिसके पास मतलब जिसका जितना पैसा लगा होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, उधर फिक्स वाला सीन नहीं रहता है। कोऑपरेटिव में जो आपकी शेयर्स हैं वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं, करेक्ट। बट इधर साइड में क्या होता है, जब हम प्रोड्यूसर कंपनी की बात करते हैं तो आपके शेयर्स ट्रेडेबल भी हैं और ट्रांसफरेबल भी हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द लॉ। इसके बाद में वोटिंग राइट की बात करते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि वोटिंग राइट, एक मेंबर एक वोट, ये तो एफपीसी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर एफपीओ पे, सॉरी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या है कि एक वीटो पावर है। किसकी? आपके रजिस्ट्रार की। तो वीटो पावर आपको इधर नहीं जी कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती, कोई भी आपको आके, जिसके पास वीटो पावर है वो आपके काम में दखलंदाजी दे देगा, कहेगा ना ये नहीं कर सकते। नया प्रपोजल की बात नहीं है, बट आप कोई प्रपोजल करोगे तो बोलेगा ना आप ये नहीं कर सकते, है ना। और वो सुप्रीम पावर है। बट यहाँ पे एफपीसी के केस में वैसी कोई सुप्रीम पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो कुछ है वो बोर्ड ही है सर, बोर्ड के अलावा कुछ नहीं है, राइट। वोलेटिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी अगेन वही वाला एक मुद्दा आ गया कि हर 3 साल में आपको इलेक्शंस करवाने, और इलेक्शंस में आपके बोर्ड का गठन होगा। अच्छा, इसमें डीएम और एसडीएम आपके जो भी एरिया के होंगे उनके पास एक्सट्रीम पावर दे रखी कि वो किसी भी आदमी को आपके बोर्ड पे जाके बिठा सकते हैं। बट हम यही, यहाँ पे ऐसी कोई वॉलेटिलिटी नहीं है। यहाँ पे अपने हर साल हम लोग एजीएम कंडक्ट करते हैं। आप अच्छा काम करोगे तो आपके शेयर होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड के ऊपर कोई बंदा बिठा तो सकते हैं, बट शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, उसी को बिठाएंगे जो अच्छा काम करेगा। तो जो अच्छा काम करेगा उसको बिठाएंगे। तो यूजली यहाँ पे किसी भी आउटसाइडर का इंटरवेंशन नहीं है कि कोई आपकी बात सुने बिना बोले नहीं बिठाना है बिठाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। तो ऊपर वाले कुछ पॉइंट्स को देखने से समझ में आया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। बट एफपीसी के केस में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत बना हुआ कंपनीज एक्ट 2013 जो कानून है, बस उसमें जो लिखा है वो लिखा है। अब आप समझते हो यहाँ कानून बनना ही बड़ा टफ होता है, तो बनने के बाद बदलाव कितनी मुश्किल से होते हैं। तो जो कानून एक बार है वो ऑलमोस्ट काफ़ी समय तक बराबर रहेगा। इतनी आसानी से कानून को बदला नहीं जा सकता। ऑटोनॉमी सर, हम डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलमोस्ट इंटरवेंशंस हैं, इसलिए बहुत ही लोअर लेवल की ऑटोनॉमी है। बट एफपीसी पूरी तरीके से सेल्फ ड्रिवन है। इसमें ये 100% ऑटोमेटेड एंटिटी हो गई आपकी। रिजर्व्स की बात करते हैं, आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे तभी आप रिजर्व्स क्रिएट करोगे। ये एक थोड़ा सा टिकलिंग पॉइंट है, बट बहुत ही अच्छी चीज़ है। कम से कम पता चलता है कि जो आपके मेंबर्स हैं वो अटैच्ड हैं। मतलब आपने अपने आर्टिकल्स में अगर लिख लिया, सर अभी आप मैं जो ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, तो ऑथराइज कैपिटल है, इस सब के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप ये छोटे छोटे शब्द का मतलब समझ पाएंगे। तो आप जब एफपीसी अपनी बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर से काम कर पाएगी आपकी। तो रिजर्व्स बनाना ज़रूरी होता है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहे। इसलिए लॉ ने यहाँ पे बोल रखा है कि अगर मान लीजिए आपने अच्छा काम नहीं किया, किसी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, तब भी जितना रिजर्व में आपने लिख रखा है, हम नहीं बता रहे कितना करना है, आपने अपने आर्टिकल्स में जितना लिख रखा है वो रिजर्व्स आपको उतना अपना क्रिएट करके रखना है। आप चाहे अपने घर से करो, आप कमा के करो, दैट इज़ नॉट अ इशू। तो यहाँ पे लोगों का डेडिकेशन भी थोड़ा बेहतर रहता है। एरिया ऑफ ऑपरेशन अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो सर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसका एरिया बड़ा लिमिटेड होगा। जैसे अगर 10 गाँव के लिए आपके पास लाइसेंसिंग है तो 10 गाँव, आप 11वें गाँव का कोई मेंबर अपने साथ जो है कि नहीं कर सकते हो, उसको मेंबरशिप में नहीं ला सकते हो, वो चाह के भी नहीं ला सकते हो आप, वो आएगा भी नहीं, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि पैन इंडिया आपके पास में स्कोप है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ अपने को एफपीसी बनाते टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए, या मेंबर्स करते टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्कीम को गेन करने के लिए बना रहे हैं, तो उस स्कीम के लिए अगर कोई क्राइटेरिया दे रखा है, असल में सरकारी स्कीम्स जो होती हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचें, डुप्लीकेशन ना हो, एक आदमी को रिपीटेडली ना मिले, तो इसलिए वो अपने पर्सनलाइज लेवल पे स्कीम वाले क्राइटेरिया बनाते हैं। बट एफपीसी की बात करें तो एफपीसी में कोई भी आदमी कहीं का भी मेंबर हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि जिले के लोग हों या एक ब्लॉक वाले लोग हों, तो वो जब हम आगे स्फूर्ति योजना या कोई और योजना
के लिए बात करेंगे और उसमें एपीसी की बात करेंगे, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें कौन सी वाली एपीसी आपकी चलेगी, राइट। फिर बात करते हैं बोरोइंग पावर्स की। तो सर रेस्ट्रिक्टेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके लॉ बायलॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है और आपके अगर उस स्ट्रक्चर को थोड़ा संकुचित करना है तो आपको अपने आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लोन्स वगैरह बड़े आसानी से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें रह गया कि सर क्या आप अपने मेंबर्स के साथ में कोई काम कर सकते हो लोनिंग वगैरह का या डिपॉजिट्स का। तो डिपॉजिट्स की तो बात लॉ साइलेंट है, बट यहाँ पे क्या है, लोन्स वगैरह आप अपने मेंबर्स को दे सकते हो इन एफपीसी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अगेन फिर वो क्रेडिट कोऑपरेटिव वाले रूट के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हो, 3 महीने से लेके 7 साल तक का लोन भी दे सकते हो। सिक्योर्ड लोन्स आपको देने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस आप अपने मेमोरेंडम में इस चीज़ को लिख के रखो कि सर अपने को ये भी करना है। अच्छा, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो एफपीसी में पहले नहीं थी, ठीक है, तो बाद में देखा गया कि नहीं, एफपीसी एक्चुअल में एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, करेक्ट। तो जैसे एटीपी सेक्शन पहले सिर्फ कोऑपरेटिव से लगता था, वो भी एटीपी पे अप्लाई कर दिया गया। पहले एफपीसीज के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाता था, जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते थे, अभी वो उसको ख़त्म कर दिया लॉ ने। तो अभी बड़ा ओपन हो गया है, एफपीसी इज़ ऑलमोस्ट मच बेटर फॉर्म। सर आगे पहुंचते हैं। फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट लगभग दोनों की सेम है इन टर्म्स ऑफ पेपर्स क्या लगेंगे, हम आगे एफपीसी जब बनाने की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। इवन एक एफपीसी का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर फॉर्मेशन की प्रोसेस, कोऑपरेटिव वाली जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस है, थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है। बट एफपीसी की बात करते हैं, एफपीसी की प्रोसेस बड़ी इजी है। आप किसी भी प्रोफेशनल के ऑफिस में जाइए सर, पेपर सबमिशन करिए, फीस सबमिशन करिए, आप इजीली सब 100% ऑनलाइन प्रोसेस है। सारा कुछ 4-5 दिन 6 दिन के अंदर बन के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन की कॉस्ट सर रिलेटिवली लेस है कोऑपरेटिव्स में, बट ये जो लेस वाला है आपकी इतनी दौड़ी भागी हो जाती है कि आपका पेट्रोल वगैरह, आपका समय, इन सबको आप मेंटेन करेंगे तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही निकल के आएगी। एफपीसी की कॉस्ट लिमिटेड है ऑलमोस्ट, तो एफपीसी की कॉस्ट रिलेटिवली हाई है, बट अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो वो आपको बराबर ही नज़र आएगी, राइट। फिर मेंटेनेंस की बात करते हैं सर। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो नो डाउट आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंटेनेंस सस्ता है, बट अगर आप काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग एंटिटी हैं, तो आपके लिए लगभग दोनों बराबर ही हैं। 4-5 हज़ार रुपये ये ज़्यादा हो सकता है एफपीसी का, बस इससे अधिक नहीं। तो आईटीआर दोनों में ही फाइल होगा, टैक्स ऑडिट दोनों में ही होगा, डिपार्टमेंटल फाइलिंग दोनों में ही होगी, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स दोनों में ही होगा। इंटरनल ऑडिट आप साहब काम कर रहे होगे तो अपनी सोसाइटी का करवाओगे, यहाँ आपसे बोला नहीं गया है कि कंपलसरी कराना है। एफपीसी के केस में आपसे बोल दिया गया कंपलसरी कराना है। आरओसी ऑडिट ये एडिशनल है सर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर नहीं लगता, लेकिन वो रजिस्ट्रार अगर आपसे बोलेगा तो ऑडिट कराओ तो आपको कराना पड़ेगा। बट यहाँ पे लॉ आपसे पहले ही बोल के रखा है कि आपको 100 जो है कि साल में एक बार ऑडिट करवाना ही करवाना है, उसको फाइल करना ही करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का करेक्शन, मतलब किसी को बोर्ड पे लेके आना है, किसी को निकालना है एग्जिट, तो सर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, और कॉस्टली होता है, थोड़ा टिपिकल होता है। बट इन टर्म्स ऑफ एफपीसी हम बात करें, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, 100% ऑनलाइन है, रिलेटिवली सस्ता भी है और इजी भी है, करेक्ट सर। तो ये तो हो गए आपके मेजर एफपीसी और एफपी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस। अब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, नो डाउट अभी अगर हम आपसे बात करें कि नोकिया 3310 आपको चलाना है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन चलाना है, तो आप बोलोगे सर एंड्रॉयड फ़ोन ही चलाना है। तो नोकिया 3310 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, काम तो वही कर रही है फ़ोन वोन करवाने का, लेकिन कम फीचर्स हैं। बट आपका ये जो एफपीसी है ये एंड्रॉयड फ़ोन है और एकदम हाईटेक है, काम आपका मेन क्या है, पीओ वाला है, करेक्ट। बट उसके अलावा आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स वहाँ पे मिल जाते हैं सर। तो डिसीज़न आपका है कि आपको कैसे 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 नई कंपनी फॉर्म करनी है या नई एफपीओ बनानी है। धन्यवाद सर।